हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एडुकेटम। बच्चों, प्राइम एडुकेटम ने उत्साह बैच स्टार्ट किया है आप 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो मैं चाहूंगी कि जल्द से जल्द बहुत सारे बच्चे प्राइम एडुकेटम से जुड़े ताकि आप मेरे साथ साथ कोर्स कंप्लीट कर लें। अगर आपने बाद में इस बैच को ज्वाइन किया तो फिर आप ही को परेशानी होगी, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स आपके मिस हो जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ साथ लेक्चर्स को अटेंड करते हैं तो उससे आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। और बच्चों, प्राइम एडुकेटम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे रही है। तो जब आपको क्वालिटी एजुकेशन फ्री में मिल रही है तो क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभ उठाएं। बच्चों, बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट की तरह नहीं कि कुछ कोर्सेस आपको फ्री में मिलते हैं, बाकी कोर्सेस आपको परचेज करने पड़ेंगे। ऐसा प्राइम एडुकेटम के साथ बिल्कुल नहीं है। प्राइम एडुकेटम आपको शुरू से ही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमने अब तक किसी भी कोर्स के लिए बच्चों से कोई फी वसूली नहीं की है और आगे भी नहीं करूंगी, क्योंकि प्राइम एडुकेटम का एकमात्र उद्देश्य है हर घर तक फ्री में शिक्षा पहुंचाना। बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी लिंक शेयर करते रहें ताकि उन्हें भी लाभ हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जानते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। बच्चों, पिछली लेक्चर में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की स्टडी की, जिसमें हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने यह जाना कि फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड कुछ बैक्टीरियाज में पाई जाती है। फोटोसिंथेसिस की फेनोमेना एक ऐसी फेनोमेना है जिसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है और ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है ना। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपने जाना कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप है लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड स्टेप है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन की स्टडी पिछली वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से कर ली है। जिन बच्चों ने पिछली लेक्चर मिस कर दी है वो पिछली लेक्चर पहले लगा ले। तो बच्चों, वह कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? वह फैक्टर्स हैं लाइट इंटेंसिटी, बच्चों, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है। फोटोसिंथेसिस में लाइट की इंटेंसिटी का बहुत असर होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लाइट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पर लाइट इंटेंसिटी का बहुत गहरा असर होता है, क्योंकि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ती जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी बढ़ने पर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमेशा हमेशा के लिए बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। अदर लिमिटिंग फैक्टर भी होते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, है ना। तो सिंपली आप इतना जान लो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। Rate of photosynthesis is directly proportional to intensity of light. यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। पर बच्चों, ऐसा नहीं है कि लाइट ऑफ इंटेंसिटी बहुत अधिक बढ़ती चली जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी वैसे ही बढ़ती चली जाएगी। कुछ अदर लिमिटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, तो एक निश्चित प्रोपोर्शन में ही लाइट इंटेंसिटी का बढ़ना सही रहता है। बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी पड़ेगी तो यह एडवर्स इफेक्ट भी डाल सकती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होती है वह है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितनी हो गई? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वह टेम्परेचर के द्वारा रेगुलेट होती है। यह रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। डिफरेंट प्लांट्स में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिफरेंट हो सकती है। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट प्लांट की डिफरेंट हो सकती है। तो बच्चों, आप टेम्परेचर की रेंज जानना चाहोगे कि हर प्लांट की रेंज अलग अलग होती है, किसी की रिक्वायरमेंट
5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की हो सकती है, किसी डिफरेंट प्लांट की रिक्वायरमेंट 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक की हो सकती है। तो यह टेम्परेचर की जो रेंज होती है वह मैं बता देती हूँ। रेंज कितनी होती है? रेंज होती है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना। इस रेंज में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत बेहतरीन ढंग से होती है और हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने पर फोटोसिंथेसिस की रेट जस्ट डबल हो जाती है। और यह कब होगी? जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन एंड लाइट ऑफ इंटेंसिटी एडिक्वेट प्रोपोर्शन में हो, ठीक है। तब हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस की रेट डबल हो जाएगी, ठीक है। एंड थर्ड फैक्टर है CO2। CO2 की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली डिपेंड करती है ना। तो नंबर थर्ड है CO2 कॉन्सेंट्रेशन। CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 के द्वारा इफेक्ट किए जाते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। CO2 कॉन्सेंट्रेशन पर या तो बच्चों रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO2, यानी CO2 की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, है ना। और ऐसा तब होता है, और बच्चों ऐसा तब होता है जब टेम्परेचर एंड लाइट इंटेंसिटी आर नॉट लिमिटिंग, ठीक है। यहां पर मैं लिख देती हूं टेम्परेचर एंड लाइट इंटेंसिटी is not limiting। यह आप जरूर याद रखेंगे कि when temperature and light intensity is not limiting then rate of photosynthesis is directly proportional to CO2 concentration। अब आप यह तो जानते ही हो बच्चों कि CO2 कहाँ से आती है? CO2 एनवायरनमेंट से आती है, और एनवायरनमेंट में CO2 की परसेंटेज कितनी है? इसे मैं लिख देती हूँ। एनवायरनमेंट में CO2 की परसेंटेज कितनी है? 0.03%, है ना। प्लांट्स के पास CO2 कहाँ से आती है? एनवायरनमेंट से आती है। आप देख रहे हो कितनी परसेंटेज है एनवायरनमेंट में? 0.03%, है ना। और उसके बाद कोई भी फ्यूल के जलने से भी CO2 आती है ना। फ्यूल्स के जलने से भी CO2 की फॉर्मेशन होती है, वहां से भी CO2 अवेलेबल हो जाते हैं। फॉसिल्स के जलने से भी CO2 की फॉर्मेशन होती है, और जितने भी गाड़ी मोटर हैं उनके धुएं से भी CO2 अवेलेबल होते हैं। हम लोग जो रेस्पिरेशन में CO2 गैस बाहर निकालते हैं तो उससे भी CO2 प्लांट्स को मिल जाते हैं। तो यह सब ऐसे सोर्स हैं जहां से प्लांट्स को CO2 मिलते हैं, ठीक है। फोर्थ फैक्टर है बच्चों क्लोरोफिल कॉन्सेंट्रेशन। क्लोरोफिल की कॉन्सेंट्रेशन भी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्लोरोफिल के बिना हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल अगर नहीं है तो हम जैसे लोग हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है इसलिए हम फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है, तभी कोई ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड सिंथेसाइज कर पाता है ना। तो बच्चों यह बताओ, जैसे कोई वेरीजेटेड लीफ है ना, कोई पत्ती जो कि बहुत चित्तीदार होती है ना, उसमें क्या है? ग्रीन पिगमेंट्स या तो नहीं होते हैं या फिर बहुत कम होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों? क्या वहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी? अगर ग्रीन पिगमेंट्स नहीं है यानी क्लोरोफिल नहीं है, अगर चित्तीदार पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं है तो वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और अगर ग्रीन पिगमेंट्स कम है यानी क्लोरोफिल कम है तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगी। इसे भी मैं लिख देती हूं, नो क्लोरोफिल पिगमेंट, नो क्लोरोफिल पिगमेंट, नो फोटोसिंथेसिस। जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगी? सेकंड है लेस क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल कम हुई तब क्या होगा बच्चों?
क्लोरोफिल पिगमेंट अगर कम है तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगी, लेस फोटोसिंथेसिस। बच्चों अब आप यह समझ ही गए होंगे कि क्लोरोफिल पिगमेंट कितना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल क्या करती है, आप याद करो। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करके रखती है। क्लोरोफिल ही वह पिगमेंट है सनलाइट को ट्रैप करके रखती है और तभी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो लाइट एनर्जी को ट्रैप नहीं किया जा सकता है, और अगर लाइट एनर्जी ट्रैप नहीं होगी तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगी, है ना। यानी पानी को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, और जब तक पानी टूटेगा नहीं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर की प्रोसेस होगी नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी और हाइड्रोजन भी रिलीज नहीं होंगे, और जब हाइड्रोजन नहीं मिलेंगे तो CO2 को रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, और जब तक CO2 रिड्यूस नहीं होगा तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट का होना बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल पिगमेंट जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना। और बच्चों एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि लीव्स ग्रीन क्यों होती है, यह तो आप सभी जानते हो कि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाई जाती है, इसलिए वह ग्रीन होती है, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है। बच्चों इसकी एक और वजह यह भी है कि लीफ पर जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट में 7 रंग मौजूद होते हैं, यह बाकी सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। लीफ क्या करती है, बाकी सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है, इसी कारण पत्तियां हमें ग्रीन नजर आती है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि किस वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस की रेट सबसे ज्यादा होती है। तो बच्चों सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है, तो रेड कलर में ही सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी होती है। और सेकंड नंबर पर है ब्लू कलर, यानी रेड के बाद अगर कोई और कलर पूछा जाए कि जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, तो रेड के बाद ब्लू कलर है जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है ज्यादा। इसे मैं लिख देती हूँ, रेड कलर में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। उसके बाद पूछा जाए तो सेकंड हाईएस्ट ब्लू कलर, है ना। ब्लू कलर में यह सेकंड हाईएस्ट कलर है, ब्लू कलर में सेकंड हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकंड हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछा जाए बच्चों तो ब्लू कलर है ना। तो बच्चों आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बच्चों फिफ्थ फैक्टर है वाटर, फिफ्थ फैक्टर है वाटर। यह तो सभी लोग जानते हैं कि प्लांट्स के लिए पानी जरूरी होता है, इसलिए तो हम अगर अपने घरों में भी पौधे लगाते हैं तो उनमें पानी डालते हैं। अब बच्चों पानी क्यों जरूरी है? अब बच्चों पानी ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी होती है ना। बच्चों पानी के द्वारा ही प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं और मिनरल्स भी मिलते हैं। सॉइल से रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती है, तो प्लांट्स में मौजूद जाइलम टिश्यू क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा देती है। प्लांट्स में मौजूद जाइलम टिश्यू के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में वाटर पहुंच जाती है। वाटर के द्वारा ही प्लांट्स को मिनरल्स भी मिलते हैं, है ना, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन इत्यादि। और बच्चों रूट के द्वारा जितनी भी वाटर एब्जॉर्ब की जाती है उसमें से लेस देन 1% ही प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है। यानी क्या है कि लेस देन 1% absorbed water is used in photosynthesis। यानी फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ने जितने भी वाटर को एब्जॉर्ब किया है उसमें से लेस देन 1% वाटर ही फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होती है।
अब आप बाल्टी भर भर के गमले में पानी डालते जाओ तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी, बल्कि पौधा आपका मर जाएगा। फोटोसिंथेसिस को वाटर किस तरह से अफेक्ट करती है? वाटर अगर कम होगी तब क्या होगा बच्चों? पत्तियां मुरझा जाएंगी। पत्तियां अगर मुरझा गई, मान लो यह एक लीफ है और इसमें लेस वाटर है, यहाँ पर पानी की कमी हो जाए, यहाँ पर अगर पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा? पत्तियां इस तरह से मुरझा जाएंगी, है ना। अब क्या है, पत्तियों के एपिडर्मिस में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, तो स्टोमाटा क्लोज हो जाएंगे, है ना, क्योंकि गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे तो स्टोमाटा क्लोज हो जाएगी। स्टोमाटा क्या हो जाएगी? स्टोमाटा क्लोज। स्टोमाटा क्लोज ड्यू टू टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी के कारण स्टोमाटा क्लोज हो जाएंगे, और जैसे ही स्टोमाटा क्लोज हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 अंदर नहीं जा पाएगी। अब जैसे मान लो स्टोमाटा इस तरह से क्लोज हो जाएगी तो CO2 अंदर कैसे जाएगी? CO2 के अंदर जाने का तो रास्ता ही बंद कर दिया, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। अगर स्टोमाटा क्लोज हो जाएगी तो CO2 का अंदर जाना ही रुक जाएगा, और रॉ मटेरियल अगर अंदर नहीं गए तो फूड की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। अगर रॉ मटेरियल अंदर नहीं गए तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो एक तो आपने जान लिया, अगर वाटर की कमी होगी तो पत्तियां इस तरह से मुरझा जाएंगी, यानी कि स्टोमाटा क्लोज हो जाएंगे ड्यू टू टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, ये आपने जान लिया। और सेकेंड क्या जानेंगे, अगर पानी की कमी हो गई पौधों में तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर पर असर होगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब देखो, वाटर ही नहीं होगी तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर की प्रोसेस होगी क्या? नहीं हो पाएगी। अगर वाटर है ही नहीं तो लाइट के प्रेजेंस में तोड़ेंगे क्या? वाटर ही तोड़ते हैं लाइट के प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। तो जब वाटर ही नहीं है तो तोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, तो प्लांट्स तोड़ेंगे क्या? और जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगी तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी और हाइड्रोजन भी नहीं बनेंगे। अब देखो, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है बच्चों, अब यह वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, यह वाटर टूट जाती है और क्या बनाती है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है और यह हाइड्रोजन बच जाती है। तो इस ऑक्सीजन का उपयोग तो हम लोग सांस लेते हैं तब कर लेते हैं, और इस हाइड्रोजन का उपयोग CO2 के रिडक्शन में की जाती है। इसे कहाँ यूटिलाइज करते हैं? इसे CO2 के रिडक्शन में यूटिलाइज करते हैं, रिडक्शन ऑफ CO2। इस हाइड्रोजन को CO2 के रिडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। CO2 के रिडक्शन से ही ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। डार्क रिएक्शन में ऐसा ही होता है ना, कि CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज की फॉर्मेशन की जाती है। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर यह लाइट रिएक्शन की स्टेप है, तो लाइट रिएक्शन की यह स्टेप नहीं हो पाएगी प्रॉपरली अगर पौधे में वाटर की कमी हो गई तब। तो इसलिए वाटर डायरेक्टली अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। तो बच्चों, यह 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा पॉल्यूटेंट्स भी हैं, जो कि आजकल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं, स्टोमाटा को क्लोज कर देते हैं लिफ के ऊपर, जैसे डस्ट पार्टिकल है या कुछ भी, या जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं या लिफ के ऊपर छा जाते हैं और इससे स्टोमेटल अपर्चर क्लोज हो जाती है, और यह भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एडवर्स इफेक्ट करती है। उसी तरह से लीफ एनाटॉमी भी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। अब जैसे साइज, पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा, इन सब का भी फोटोसिंथेसिस पर बहुत गहरा असर होता है। इसके अलावा थिकनेस ऑफ क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस, यह भी फोटोसिंथेसिस पर डायरेक्टली असर करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान लिया है। बच्चों, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप बार बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, और इसे अपनी नोटबुक में नोट जरूर करें। आपके पास अच्छे नोट्स बन जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। आप एग्जाम्स के टाइम में फटाफट रिवाइज कर लोगे, है ना। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी
जरूर प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। बच्चों मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। मेरी वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।